तो जब मैं ये कहता हूँ कि पार्टीशन वॉज द ग्रेटेस्ट ब्लंडर, तो इसलिए कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता, ये सन 1947 में भी यदि सर्वे किया जाता, जो बाद में सर्वे और रेफरेंडम की बात करते हैं, कभी कोई सर्वे ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि क्या बंटवारा होना चाहिए कि नहीं। विकिपीडिया में पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का नाम आजाद कश्मीर रखा है। विकिपीडिया इज अ चेंजेबल फॉर्मेट, हम उसको जाके चेंज कर सकते हैं, हमें वो काम तुरंत करना चाहिए। इट इज नॉट आजाद कश्मीर, इट इज पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और भारत की संसद ने रेजोल्यूशन पास किया है कि हम उसको लेके रहेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप लोग शायद ये सेलिब्रेशन मीरपुर या मुजफ्फराबाद में कर रहे हो, या और बेहतर गिलगित या करदू में कर रहे हो। आयोजकों का निवेदन था कि मैं दोनों भाषाओं में अपनी बात रखूं, हिंदी एवं अंग्रेजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स इंडीड अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी to be sharing the stage with great luminaries in this hall, which is named after V.K. Krishna Menon, a very controversial personality. But when we talk about Jammu and Kashmir, he holds a special place. His 8-hour long speech that he delivered in United Nations, during which he fainted once, contains virtually every document that is relevant to the conflict of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर के मसले के मामले में जो भी चीज हो सकती थी वो उन्होंने रखी, 8 घंटे तक बोले। और हमने जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के अंदर उस पूरी स्पीच का ट्रांसक्रिप्शन लेके उसको मटेरियल को प्रोवाइड किया, और उसमें से कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आगे चलकर जो कोर्ट में केस आए और उसमें काफी प्रयोग में लाए गए। 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद ने एक मत से यह प्रस्ताव पास किया कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर हमारा है और पाकिस्तान को इस क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी कहा कि हमारे अंदरूनी मामलों में कोई भी हस्तक्षेप हम इस पर बर्दाश्त। तो इसका मतलब यह है कि जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, जो कि हमारा अंदरूनी मामला है, उसमें भी शायद हम कोई हस्तक्षेप टॉलरेट नहीं करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी महेंद्र जी ने डॉक्टर राम माधव का नाम लिया। मेरी एक किताब आई थी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ भारत, जब उसका अवलोकन हो रहा था तो उन्होंने एक बात बड़ी जो मुझे बहुत उचित लगी और मैं उसको हमेशा रिपीट करता हूं। उन्होंने कहा, कंट्री डज नॉट लूज इट्स टेरिटरी जस्ट बिकॉज समबडी एल्स हैज ऑक्यूपाइड इट। अ कंट्री लूजेस इट्स टेरिटरी ओनली व्हेन इट गोज आउट ऑफ द मेंटल स्पेस। तो जब तक आपके मानस पटल में वो धरती, वो क्षेत्र है, तो वो जगह आप खो नहीं सकते। Jews were outside Jerusalem for thousands of years, but they would meet every year and talk next year in Jerusalem. आप में से दुर्भाग्य से, यहां तो बहुत सारे लोग हैं, भिंबर से, कोटली से, मीरपुर से, मुजफ्फराबाद से, बड़ा अच्छा लगता है कि लोग हैं, अपनी इतिहास, अपनी पुरातत्व, पुरानी जो जड़ें हैं उनको याद करते हैं। पर शेष भारत में आज अधिकांश लोग इन क्षेत्र से अवगत नहीं है। उनको यह भी नहीं पता कि गिलगिट कहां है, बल्तिस्तान कहां है। कई बार आप लोग सुनेंगे गिलगिट बलूचिस्तान बोलते हैं। तो जब तक हम उन क्षेत्रों से अपने आप को अवगत नहीं कराएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं वो हमारी धरती है। तो आवश्यकता है कि सिर्फ पीओजेके से डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं वही इन क्षेत्रों को याद ना करें, बल्कि सबको उनके बारे में ज्ञात होना चाहिए। भले ही संकल्प दिवस में
या 22 फरवरी 1994 में भारत की संसद ने जो रेजोल्यूशन पास किया वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ था। पर हम ये नहीं भूल सकते कि हमारे जम्मू कश्मीर की करीब 37,000 वर्ग किलोमीटर की धरती, आज से भी ज्यादा धरती, चीन के गैर कानूनी आधिपत्य में है। सवाल यह उठता है कि क्यों चीन का नाम क्यों नहीं लिया गया, पाकिस्तान का नाम क्यों लिया गया? तो हमें समझना चाहिए कि दोनों में देयर इज ए फंडामेंटल डिफरेंस इन आवर डिस्प्यूट विद चाइना एंड इन आवर डिस्प्यूट विद पाकिस्तान। आवर डिस्प्यूट विद पाकिस्तान इज ए टेरिटोरियल डिस्प्यूट। पाकिस्तान ये कहता है पूरा जम्मू कश्मीर उनका है और यह हमारा हक है, हमारा कानूनी संवैधानिक कानूनियन पोजीशन है कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। चीन के साथ जो विवाद है वो बाउंड्री का विवाद है। चीन ये नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर आपका है, चीन ये कहता है कि सीमा यहां से जाती है और हम कहते हैं सीमा यहां से जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा चीन में और पाकिस्तान के संदर्भ में भिन्न है वो ये है कि जहां जो क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जिसमें उससे आए हुए आप हजारों लाखों लोग यहां पे मौजूद हैं, जो चीन ने जिस क्षेत्र पे कब्जा किया वो कोई रहता नहीं था वहां पे, कोई इट वाज एन अनइनहैबिटेड टेरिटरी व्हिच चाइना हैज कैप्चर्ड। सो दैट्स अनदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस व्हाई दिस वाज नॉट ब्रॉट आउट। इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं पर समय का अभाव है और मुझे कहा गया कि ये कानूनविदों की बहुतायत है यहां पे, तो कानून के मुद्दे बात करने चाहिए सिर्फ। कई बार लोग जो विशेषकर जो कानूनविद हैं वो कहते हैं कि हमारा शायद कानूनन पक्ष कमजोर है। ऐसा नहीं है। पहली चीज, जब भारत का बंटवारा हुआ एंड व्हेन प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन अ राइट टू एक्सीड, दे वर गिवन ओनली 2 ऑप्शंस, इंडिया और पाकिस्तान। Incidentally, at that point of time, Indian National Congress had suggested that people's aspirations should be taken into account. But Mr. Muhammad Ali Jinnah and Muslim League clearly rejected it. They said that should be the sole prerogative of the ruler. And if you take into account people's aspiration, that would be an interference in the internal affairs of that princely state. तो जम्मू कश्मीर कि भारत में विलय का जो एकमात्र अधिकार था वो महाराजा हरि सिंह को था और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं था। और महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन किया, इसके बाद कोई शक नहीं है। कई लोग यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की बात करते हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कई रेजोल्यूशन पास किए। 17 जनवरी को एक पास किया, 20 जनवरी को पास किया, 21 अप्रैल 1948 को पास किया। जो महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन 21 अप्रैल 1948 का है, 17 जनवरी का है, तो लोगों को लगता है कि उसमें जनमत संग्रह की बात की गई है। पर इसको भी समझना चाहिए कि उसमें पहली जो चीज कही गई है वो पाकिस्तान से कही गई है। पाकिस्तान को पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को खाली करना है और वहां से हर उस व्यक्ति को हटाना है जो वहां पे बाद में आया है, चाहे वो ट्राइबल्स हो, क्योंकि पाकिस्तान उस समय कह रहा था कि हमारी तो सेना नहीं है, ये तो कबाइली लोग हैं, तो चाहे कबाइली हो या सैनिक हो उनको वहां से हटाना है। और उसके बाद भारत को अपनी सेना कम करनी है। भारत को कभी भी यह नहीं कहा गया कि उसको पूरी तरह से उस जगह को सेना से खाली। तो ये हम समझ सकते हैं कि उसमें भी हमारी कोई गलती नहीं है। 75 साल तक पाकिस्तान ने उस रेजोल्यूशन का इंप्लीमेंटेशन नहीं किया और उसके बाद जो हमें करना था वो हमने कर दिया। तो कानूनी दृष्टि से या संवैधानिक दृष्टि से मेरे विचार से हम किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। अब इसके बाद मैंने जैसा कहा कि सिर्फ चाहने से तो पाकिस्तान देने वाला नहीं है, हमें उसके लिए कोशिश करनी है। हमें और भारत की संसद ने रेजोल्यूशन पास किया है कि हम उसको लेके रहेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप लोग शायद ये सेलिब्रेशन मीरपुर या मुजफ्फराबाद में कर रहे हो या और बेहतर गिलगित या करदू में कर रहे हो। पर जैसे मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस क्षेत्र को हम कहते हैं उस क्षेत्र के बारे में हम जाने तो सही। आज जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के प्रयासों से देश के अंदर लोग काफी कुछ जागृति बढ़ी है। लोग गिलगित की बात करते हैं, स्कर्दू की बात करते हैं और मीरपुर और मुजफ्फराबाद के तो लोग इतने एक्टिव हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र को वापस आप सबके मानस पटल पर लाकर खड़ा कर दिया।
लेकिन उन क्षेत्रों क्या क्या जो चीन के आधिपत्य में है, क्या आप में से किसी को मालूम है उनके बारे में? अधिकतर लोगों से बात करो तो लोग बोलते हैं अक्साई चिन है चीन के पास। पर जम्मू कश्मीर के करीब 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य की रियासत का हिस्सा थे, जो आज चीन के आधिपत्य में। अक्साई चिन उनमें से सिर्फ एक है। अक्साई चिन के अलावा एक ट्रांस काराकोरम क्षेत्र है, जो काराकोरम पर्वत के उत्तर की ओर क्षेत्र था, जिसमें शक्सगाम घाटी, रश्कम घाटी, तकदुम्बश पामीर थे, जो महाराजा की रियासत का अंग थे, या महाराजा के जो वासल थे मीर ऑफ हुंजा, उनकी रियासत का हिस्सा थे। इसके अलावा महाराजा कश्मीर का एक गांव तिब्बत के अंदर था, मिंसर करके एक गांव कैलाश और मानसरोवर के पास था, जहां से रेवेन्यूज जो जनरेट होते थे, दे वर यूज्ड टू मेंटेन द पिलग्रिमेज टू कैलाश मानसरोवर। As late as 1950, a special officer of Jammu and Kashmir administration has gone to Minsar and submitted a report to New Delhi. The revenue records are available till 1950, what revenue has been collected. We have forgotten about it. Of course, negotiations were there, Nehru's instructions were there, certain instructions were passed. But we have never ever relinquished our claims over these territories. So this is what is very important. I thought before I come to Pakistan occupied Jammu Kashmir, it is essential that I briefly apprise you of the territories which are under Chinese occupation. चूंकि अक्साई चिन की सब लोग बात करते हैं, तो अक्साई चिन आज अधिकांश हिस्सा चीन के जिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन का हिस्सा है, मतलब उसके कब्जे में है, इलीगल, अवैध, जो भी कहना चाहें, उसके कब्जे में है। लोग सोचते हैं शायद तिब्बत का हिस्सा, ऐसा नहीं है। चीन ने अधिकांश हिस्सा जो अक्साई चिन का है वो जिनजियांग के अंदर में रखा है, ना कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के अंदर। और ये दुर्गम इलाका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहां पे जो मिनिमम हाइट है वो 4300 मीटर है, 4300 मीटर कम से कम ऊंचाई है, और उससे जाकर 7000 मीटर ऊंची तक जाती है। और बारिश ना के बराबर होती है। एक बहुत ही दुर्गम इलाका है, सोडा वाटर लेक्स हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, सॉइल एल्कलाइन है, जिसके कारण कोई वेजिटेशन नहीं होता। और इसके कारण जो है, यहां पे पुराने जमाने में हमने सेना को नहीं रखा, और इसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार को यह पता जब चला, जब चीन ने वहां से एक सड़क बना दी, उसके बाद हमें यह पता चला कि उस क्षेत्र पर चीन कब्जा कर रहा है। कुछ नदियां यहां से निकलती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में क्या करना है, भारत सरकार इस पर निर्णय लेगी। पर इसके अलावा मैंने कहा, काराकोरम पर्वत के उत्तर की ओर अन्य क्षेत्र, शक्सगाम घाटी, वो क्षेत्र जिसे पाकिस्तान ने 1963 के एग्रीमेंट के अंतर्गत चीन को दे दिया। इसके अलावा और भी ऐसे इलाके थे जो आज हमारे मानचित्र में नहीं दिखाए जाते, पर महाराजा जम्मू कश्मीर की रियासत का अंग थे। जैसे शक्सगाम घाटी के उत्तर में रस्कम घाटी है, जो मीर ऑफ हुंजा को उसको वहां पे राइट्स मिले हुए थे। उसके भी उत्तर में तकदुम्बश पामीर है, जहां एक गांव होता था दफदर, जिसका कि कर जो है हुंजा के शासक को मिलता था। 1937 तक के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास कि वहां पे रेवेन्यूज आते थे मीर ऑफ हुंजा के पास, और मीर ऑफ हुंजा जो था कश्मीर के महाराजा को कर देता था। उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। पर जैसे मैंने कहा, मिंसर जो गांव है, 1950 में एन रिग्जिन गाजिंग कालो, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के अधिकारी थे, और उन्होंने 13 सितंबर 1950 को भारत को रिपोर्ट भेजी है। रेवेन्यू 1950 तक कलेक्ट किया गया, पर इसके ऊपर कोई भी बातचीत कभी चीन से नहीं हुई। यह बस मैं सिर्फ आपको उल्लेख कर रहा हूं, जिससे कि हम सबको ज्ञात हो कि यह भी हमारी भूमि थी जो आज विदेशियों के कब्जे में है। जब हम पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो यहां पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा खेल खेला हुआ है। उसने इस हिस्से को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। एक जिसे आज हम पीओजेके या मीरपुर मुजफ्फराबाद कहते हैं, और दूसरा वो जिसे गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख कहते हैं।
तो जो अवैध कब्जे में जो क्षेत्र है उसमें 85% क्षेत्र जो है गिलगित बल्तिस्तान का है। हालांकि जनसंख्या के रूप में 70% लोग मीरपुर मुजफ्फराबाद में हैं। और इन्होंने दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए मीरपुर मुजफ्फराबाद को ये क्या कहते हैं, आजाद जम्मू कश्मीर। वहां आजादी का सिर्फ स्वांग है और कुछ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान तो वैसे ही उपनिवेश की तरह है, एज ए कॉलोनी इट हैज बीन ट्रीटेड। इस क्षेत्र में इतनी आजादी है मीरपुर मुजफ्फराबाद में कि कई राष्ट्रपति जो हैं इस क्षेत्र के सीधे राष्ट्रपति भवन से जेल के अंदर गए। तो ये तो आजादी का माहौल है। कोई भी ट्रांसफर होता है तो पहले आईएसआई अप्रूव करती है, उसके बाद होता है। यहां तक कि अभी लोगों ने जो दंगे किए तो पाकिस्तान से सेना भेजकर उनको दमन कराया गया। एक और स्वांग जो इन्होंने रखा है वो ये है कि जो स्टेट सब्जेक्ट रूल है, जो हम इतने वर्षों के बाद खत्म कर पाए काफी हद तक, वो इन्होंने 70 के दशक में गिलगित बल्तिस्तान में खत्म कर दिया। और इसके द्वारा इन्होंने इस क्षेत्र की पूरी डेमोग्राफी को बदलने की चेष्टा की है। आज गिलगित बल्तिस्तान में एक बड़ी संख्या में लोग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं और वहां के जो लोकल बाशिंदे हैं उनको एक माइनॉरिटी बनाने की कोशिश हो रही है। और इसके कारण गिलगित बल्तिस्तान में विशेषकर इसका बहुत भीषण विरोध हो रहा है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र की एक बड़ी ही रिच प्री इस्लामिक कल्चर है। वहां के लोग आज भी अगर आप देखें तो हर जगह स्वास्तिक का निशान बना होता है। बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन का झंडा, उसमें स्वास्तिक बना हुआ है। बल्तिस्तान की मस्जिदों में भी स्वास्तिक बना हुआ है। बैलों के गलों में भी जो माला पहनाई जाती है उसमें भी स्वास्तिक बनाया जाता है। तो ये जो प्री इस्लामिक कल्चर है, वहां के लोग जो हैं ये रैपिड रेडिकलाइजेशन के खिलाफ हैं और वो इसको अपोज कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनको लगता है कि ये जो पर्शियनाइज्ड स्क्रिप्ट आई है, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट देयर रिच लैंग्वेज प्रॉपरली। और इसलिए वहां पे आज की तारीख में एक कोशिश की जा रही है कि अपना जो पुरानी स्क्रिप्ट थी, जो तिब्बतन स्क्रिप्ट थी, उसको वापस लाया जाए। और एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है कि फारसी लिपि को छोड़कर तिब्बतन लिपि को अपनाया जाए। और स्कर्दू शहर के अंदर आज करीब 50% दुकानों में आपको तिब्बतन लिपि दिखेगी। तो ये वहां की जनता की कोशिश हो रही है। वहां पे लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ समय समय पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ सरकार कठोर कदम उठाती है। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले साल 31 मई को एक मीरपुर मुजफ्फराबाद क्षेत्र के एक कवि को, एक जर्नलिस्ट को पाकिस्तान की पुलिस उठा के ले गई। और जब उसको ले गई तो उसके घर वालों ने हैबस कॉर्पस पिटीशन फाइल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चूंकि वकील हैं आप लोगों को मैं बताऊं, तो मुनव्वर इकबाल दुग्बल जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कश्मीर इज अ फॉरेन टेरिटरी विद इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स कोर्ट, एंड जजमेंट ऑफ पाकिस्तानी कोर्ट्स इन आजाद कश्मीर अपीयर एज जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट्स। सो पाकिस्तान ने यह माना कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी यह डिफाइंड नहीं है क्या है। अगर आप आर्टिकल 257 देखें तो उसमें भी यह नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो अहमद फराद करके जो जर्नलिस्ट था, इसको वहां से उन्होंने कैप्चर किया। और इसके बाद इसके बाद एक जर्नलिस्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग रिटॉर्ट दिया। जब इन्होंने ये बोला कि भाई इफ पाकिस्तानी कोर्ट्स इंटरफियर कश्मीर के मामले में, तो ये तो ऐसा लगेगा फॉरेन इंटरफियर्स है। तो हामिद मीर, हु इज अ वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट, रोट State of Pakistan projecting AJK in a very negative perspective. They kidnapped a poet from Islamabad. They don't have moral courage to admit the kidnapping. And now they showed his arrest in AJK and told IHC that AJK is a foreign territory. Means they have the authority of an occupying force in AJK, but Pakistani courts have no jurisdiction. So this is a very important facet, what they are trying to show, that when it suits them, they try to do this. And then, of course, Justice Mohsin Akhtar Kayani, who was the judge of so-and-so, he says the case for the recovery of the poet will not be disposed of until his appearance in this court. And he adjourned the hearing. So this is what I'm trying to say, that courts have also taken cognizance of this fact, that what is happening in Mirpur Muzaffarabad and this ilaka.
और यहां पे अब धीरे धीरे मीरपुर मुजफ्फराबाद में भी आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पिछले साल इतनी भयानक प्रोटेस्ट हुए कि पूरा कर्फ्यू लगाना पड़ा, सेना को बड़ी संख्या में भेजना पड़ा, लोगों ने पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स थे वो पूरे जला दिए उन्होंने। उनका कहना यह था कि हमारे को जो हम बिजली बेच रहे हैं पाकिस्तान को, वो हम ₹2.59 के रेट पे बेच रहे हैं और लोकल लोगों को 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। दूसरा उनका यह कहना था कि हम 2600 मेगावाट बिजली बनाते हैं और करीब 350 मेगावाट बिजली कंज्यूम करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ 8-8, 10-10 घंटे का पावर कट हो रहा है। तो यानी कि हमें एक कॉलोनी की तरह से यूज किया जा रहा है। हमारे यहां से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसको पाकिस्तान को सप्लाई किया जा रहा है और हमें जो है डिप्राइव किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं और मीरपुर मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान दोनों में ही पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रोश की भावना जागृत हो रही है और यह उम्मीद की जा रही है कि जब भी सही माहौल होगा लोग वहां पे पाकिस्तान के आधिपत्य के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उठ खड़े होंगे। जैसा कि हमारी संसद ने कहा है, यह हमारा इंटीग्रल पार्ट है और यहां पे जो भी होता है उस पे कार्य करने का हमें हक है। एक और छोटी सी चीज मैं बताना चाह रहा था कि मीरपुर मुजफ्फराबाद की जो संसद है या जो लेजिस्लेचर है उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्वरूप है। यहां की संसद में 45 डायरेक्टली इलेक्टेड सांसद हैं और 8 इनडायरेक्टली, और इन 45 सांसदों में से 12 ऐसे हैं जो बाहर से चुन के आते हैं। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। वहां 6 सीट जम्मू के उन नागरिकों के लिए हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर हैं, यानी 6 सीट में से 2 सीट पंजाब में रहने वाले जम्मू के लोगों के लिए, 1 सीट कराची में रहने की, इस तरीके से 6 सीट है। और उसी तरीके से 6 सीट कश्मीर के लोग जो कश्मीर के बाहर हैं उनके लिए है कि 1 सीट पंजाब में रहने वाले कश्मीरियों के लिए, 2 सीट कराची में रहने वाले कश्मीरियों के लिए, इस तरीके से 6 सीटें बाहर की हैं। और यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे यहां बड़ी संख्या में विस्थापित हैं, तो हम भी ये मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं, ये आपके सामने एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसको आप सोच सकते हैं, जैसा आप समझें। यहां पे हमारे बहुत बड़े बड़े सांस्कृतिक केंद्र हैं, कई मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं जिनके ऊपर कब्जा कर दिया है, पर जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो शारदा पीठ का है, जैसे करतारपुर कॉरिडोर हुआ, अभी शारदा पीठ हमारा एक बहुत बड़ा तीर्थ है। अगर आप देखें ह्वेनसांग देखें, इब्न बतूता देखें, उनका सबका यह कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा पीठ शारदा पीठ था। आदि शंकराचार्य को भी जगत गुरु जब ही माना गया जब शारदा पीठ के पंडितों ने उनका इस तरीके से उनको उपाधि दी। तो इतने महत्वपूर्ण पीठ को आज जिस स्थिति में है उसको हमें वापस लाना है। वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसके लिए जो भी कदम उठाने चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर जैसा एक कॉरिडोर भी बन सकता है, बट अंततः यह हिस्सा हमारे पास आना है क्योंकि यह हमारी भूमि है। और बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन जो मीरपुर मुजफ्फराबाद से आए या पीओजे के रेफ्यूजीज जिन्हें हम कहते हैं, और कई बार शेष भारत में लोगों को यह याद नहीं रहता कि एक बार ही नहीं कई बार आए हैं बेचारे। 47 में कई लोग विस्थापित हुए, कुछ 65 में हुए और कुछ 71 के बाद छंब से आके फिर यहां पे आए। इनको जो हक मिलने चाहिए, वो गुजारिश है कि आप सब लोग इनके बारे में जानेंगे और भारत सरकार इनको पूरे जो कानूनी हक हैं वो देगी और हम इनकी भूमि को वापस लेने की पूरी चेष्टा करेंगे। अंत में मैं अपनी बात दोबारा कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगी जो मैंने पहले कहा था, ए नेशन लूजेस इट्स टेरिटरी नॉट व्हेन इट इज ऑक्यूपाइड बट व्हेन इट इज फॉरगॉटन। तो आप सबसे गुजारिश है, कृपा करके इन क्षेत्रों को अपने मानस पटल से जाने ना दें, इनको याद रखें, इनके बारे में जानकारी संग्रहित करें और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इससे आगाह करें। धन्यवाद।
आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे मित्र पोदार साहब, मंचस्थ अतिथिगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल का आभारी हूं कि मुझे इस विषय में इस मंच से आप सबके बीच आने का मौका दिया। First of all, about Jammu Kashmir Study Circle. There is some interesting thing. When we were preparing for Article 370 matter, I met two people, apart from other lawyers and other people, but the first person whom I met was respected अरुण जी। हमारे माननीय अरुण जी वो आए मेरे पास कि इस जम्मू कश्मीर विषय में कुछ बातें करनी है। तो मैंने भी सोचा कि काफ़ी डिटेल बातें होंगी, तो मैंने भी कुछ पुस्तकें अपनी रखी और वो कुछ बिना पुस्तक के आए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो एक जनरल पर्सपेक्टिव देंगे, तो मैंने भी अपनी पुस्तकें हटवा ली कि चलो अब ऐसे ही बात करते हैं। जब अरुण जी ने शुरू किया तो बिना किसी कागज के खोले उन्होंने डेट वाइज नाम लेकर के किस दिन किस तारीख को किस व्यक्ति ने क्या किया और वो मुझे कहां मिल सकती हैं, उन्होंने जबानी बोलना शुरू कर दिया। मैंने फिर से कागज पेन ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि आपको मिलना चाहिए रंजन चौहान जी से। तो रंजन चौहान जी आए मेरे पास, सेम थिंग वाज रिपीटेड। आज मैंने बंसल साहब को सुना, तब मुझे पता चला कि असली कार्य यहां हुआ है और असली कार्य सरकार ने किया है। हम लोगों ने सिर्फ उस कार्य को डिफेंड किया है। फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट of which I know a very little, because आलोक जी ने तो बहुत डिटेल में उनका इतने सालों का अध्ययन हमारे साथ शेयर किया। लेकिन एक बात मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, आप लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति टेक्नो सेवी हो तो एक काम अभी जरूर करिए। विकिपीडिया में पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का नाम आजाद कश्मीर रखा है। विकिपीडिया इज अ चेंजेबल फॉर्मेट, हम उसको जाके चेंज कर सकते हैं, हमें वो काम तुरंत करना चाहिए। इट इज नॉट आजाद कश्मीर, इट इज पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अब ये विषय क्यों आता है? अगर हम माननीय अटल जी को याद करें तो अटल जी ने कहा था कि भारत कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, लेकिन एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हमारे जीते जागते राष्ट्र पुरुष का एक शारीरिक हिस्सा किसी और के कब्जे में है और जिसका दुख इतने सालों से पूरा देश अपने दिल में संजोए बैठा है। 22 फरवरी 1994 में पहली बार एक सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास होता है कि ये भूमि का टुकड़ा हमारे राष्ट्र पुरुष का एक अभिन्न अंग है। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को हमारे गृह मंत्री जी ने दहाड़ के कहा था कि जम्मू कश्मीर के साथ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत देश का हिस्सा है, और वो पहली बार कहा गया। आज तक पार्लियामेंट के फ्लोर से किसी भी राजनेता ने ये दहाड़ हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी को छोड़ के नहीं लगाई है। बंसल जी की बात से मैं सहमत हूं कि हमारा एक हिस्सा तब छूट नहीं जाता कि जब वो विदेशियों के कब्जे में होता है, वो तब छूट जाता है जब हम उन्हें अपनी स्मृति से
भुला देते हैं। हमने 94 से इस स्मृति को कायम रखा है। जब आर्टिकल 370 की बात आती थी तो लोग कहते थे कि ये तो सपना है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये राजकीय मंच नहीं है और ना ही मैं राजकीय पक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन कुछ और चीजों के लिए भी यही कहा जाता था कि ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये हुआ। आर्टिकल 370, which was almost untouchable by any political party, was done and dusted in a day. अब जब मैं आर्टिकल 370 की तैयारी कर रहा था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को तो पता है, तैयारी 5 अगस्त 2019 से पहले भी हुई थी और उसके बाद जब डिफेंड करने की बारी आई तब भी तैयारी हुई थी। तब एक बात मेरे विषय में आई जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं। वी ट्रीट सरदार वल्लभ भाई पटेल एज वन ऑफ द आयरन मैन्स ऑफ इंडिया, the Iron Man of India, the Honorable Prime Minister India never could have। लेकिन एक बात जिनका योगदान शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा, जब आर्टिकल 370 के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा चल रही थी, तब जम्मू एंड कश्मीर से 4 प्रतिनिधि थे, उनकी लीडरशिप शेख अब्दुल्ला जी कर रहे थे। वो हर एक शब्द के बारे में अपनी जो एक सीमित सोच थी जम्मू कश्मीर के बारे में, उसकी जिद पे अड़े थे और उसकी जिद की वजह से बहुत सारे लोग भी उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। और ये बात मैं पूरी गंभीरता से आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये बात एक से ज्यादा जगहों पर रिकॉर्ड हुई है। एक बार ये चारों महानुभाव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहां चल रही थी वहां की बाहर के कॉरिडोर में गपशप लगा रहे थे, तब सरदार पटेल ने अपना ड्राफ्ट आर्टिकल 370 के रूप में पास करवा लिया। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप any Indian had taken which initiated integration of Jammu and Kashmir as a permanent part of this great country. इसके लिए एक स्मार्टनेस चाहिए, इसके लिए एक पॉजिटिव पेट्रियोटिक मिस्चीवियसनेस चाहिए। एंड प्लीज रिमाइंड द वर्ड्स पॉजिटिव पेट्रियोटिक मिस्चीवियसनेस, जो हर पल, हर स्टेज पे, हर स्टेप पे सरदार पटेल ने दिखाई। दूसरी बात, एक किताब का बार बार जिक्र हुआ 5 अगस्त 2019 से पहले और उसके बाद भी, जिसमें भी जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। वो थी एक एजी नुरानी साहब की किताब। एजी नुरानी साहब की उस किताब को इस दर्जे पे रख दिया, दोज हु आर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, कि एज इफ ये कोई इतनी स्टैंडर्ड किताब है कि उसमें लिखी हुई हर बात कोर्ट को भी मान के चलनी चाहिए। तब अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरी आर्ग्यूमेंट सुनी हो तो मैंने एक वाक्य कहा था, इफ you can rely upon the book of A.G. Nurani in the court of law, you can rely upon even a newspaper in a court of law. अभी उनका देहांत हो गया, हो सकता है उनका एक मत होगा जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो जो किताब है और किताबों में लिखी हुई जो बातें हैं उसको कम से कम मैं इतिहास तो नहीं मानूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट उसको फिक्शन मानूंगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें आलोक जी ने कही हैं, इससे ज्यादा ज्ञान हमारे मंच में जितेंद्र सिंह जी का ही हो सकता है, मेरा तो नहीं है। लेकिन मेरी जहां तक समझ है,
एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है। अब उन लोगों को भी पता चल गया है कि व्हाट दे हैव लॉस्ट बाय नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया। वहां आटे के लिए लोग तरस रहे हैं और इस साइड के जो जम्मू कश्मीर में एम्स खुल रहे हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें आ रही हैं, बड़ी बड़ी होटल्स आ रही हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री अपने जोरों पे है। 16 मिलियन पीपल विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर, और वहां आटे के फाके हैं। आप अगर देखोगे ध्यान से तो वहां के लोगों के इंटरव्यूज आ रहे हैं कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। और उसकी वजह यह है कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हैड ऑलवेज बीन हैविंग मोर देन 35% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 35% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। उसकी वजह और उसका रिजल्ट यह है कि वो युवा काम की तलाश में गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, एंड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इज क्लोजर टू गल्फ कंट्रीज देन दे आर क्लोजर टू पाकिस्तान। एंड इंडिया is very close to Gulf countries. You can join the dots. Nothing which this government does is without a cause, without a purpose, without a reason, and without some goal in the larger national interest. जो सपना 22 फरवरी 1994 में पार्लियामेंट ने देखा, जो सपना भारत का हर एक राइट थिंकिंग सिटीजन देख रहा है, अगर उस सपने को साकार करने में अगर किसी में सामर्थ्य है और पॉलिटिकल विल है, तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गौरवान्वित प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने। अगर ये काम इस बार नहीं हुआ तो शायद ही हो पाएगा। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं खास तौर से रंजन जी का आभारी हूं कि मुझे इस वक्त इस मंच से आपके सामने रूबरू होने का सौभाग्य मिला। जितनी भी बातें मैं कर सकता था उतनी मैंने की। हो सकता है मुझे कहीं और किसी और मंच पे भी इस विषय में बोलना पड़े, इसलिए कुछ चीज़ें मैं नहीं बोल सकता हूं, इसलिए मैंने नहीं की। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि खास तौर से जो मुझे सुनने को मिला और हम सब की जो ज्ञान वृद्धि हुई, वो रंजन जी की तरफ से एक सौगात है। थैंक यू सो मच। हमारे बीच मंच पर आसीन इस समय के भारत के सर्वश्रेष्ठ कानून साजों में से गिने जाने वाले एक तुषार मेहता जी, संजय पोदार जी, आलोक बंसल जी, श्याम सुंदर जी, विश्वकांत जी, सबसे पहले तो अभिनंदन भी करना है, धन्यवाद भी करना है कि मीरपुर बलिदान समिति और पीपल्स फोरम और जेके स्टडी सेंटर ने मिलजुल कर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, क्योंकि संयोगवश जेके स्टडी सेंटर और जेएनके पीपल्स फोरम जब से स्थापित हुए और जब से काम करना शुरू हुए, तो उस समय ऐसे ही मैं इनके साथ जुड़ा था, बल्कि उस समय मेरे पास भी कोई काम खास नहीं था। इसलिए बहुत लंबे घंटे बैठ करके मैं आशुतोष जी के साथ हम ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम किया करते थे। मैं आते ही पूछा, मैंने कहा कि आज आशुतोष जी नहीं दिखे। आलोक जी ने आपको बड़े विस्तार में तथ्यों पर आधारित कुछ एक बिंदु रखे। भाई तुषार ने कहा कि उनको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बात वही कहता है जो ज्ञानी होता है। तो यू कैन टेक द रिवर्स ऑफ दिस मॉडेस्टी।
लेकिन उनकी इस बात से मुझे ये बात समझ आई कि मैं वो बात ना दोहराऊं जो आलोक जी भी कह चुके और वो भी कह चुके। अब संक्षेप में बात करें अगर, तो पीओजेके को अगर आप कहा जाए कि उसका जो परसेप्शन है उसको एक वाक्य में कैसे समअप किया जाए, तो आई थिंक इट वुड सफाइस टू से दैट इट्स अ मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड मिसकैरेज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी। ये सारी तीनों चीज़ें, बल्कि इट बिकम्स अ सब्जेक्ट फॉर 3 स्ट्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें फॉरेन पॉलिसी पे भी थीसिस लिखा जाता है, डेमोक्रेसी पे भी लिखा जा सकता है, संविधान पर भी लिखा जा सकता है, इतिहास पर भी। तो देखिए कितना विशाल विषय है फॉर एनी सीरियस स्कॉलर हु वांट्स टू डू हिज पोस्ट डॉक्टरेट। और जहाँ तक भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे का संबंध है, मैं हमेशा ये कहता रहा, उस ज़माने में भी जब कहने में थोड़ा सा संकोच रहता था, क्योंकि हम तो अक्सर आंदोलनात्मक स्थितियों में ही रहे, ना सरकार हमारी केंद्र में रहती थी ना प्रदेश में, तो सरकारी अधिकारी भी हमसे दूर रहा करते थे, लेकिन इसी जुनून ने हमको जिंदा रखा। तो उस समय भी मैं ये कहने का साहस करते थे कि द ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ द रीसेंट हिस्ट्री हैज़ बीन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और बहुत से लोग उस वक्त ये कहा करते थे कि साहब ज़रा आप ज़बान धीमी रख कर के बात करें, क्योंकि उस समय तो कभी गुमान ना था, कल्पना न थी कि केंद्र में कभी हमारी सरकार होगी, मोदी जी का संरक्षण होगा। और जम्मू कश्मीर में तो दूर दूर तक नहीं, जम्मू कश्मीर और केरल तो पिटाई के लिए ही मशहूर थे इस संगठन में। लेकिन वो जैसे इकबाल का शेर है कि जब इजहारे तमन्ना पे कटती थी ज़ुबानें, उस वक्त कहाँ थे ये इजहारे ब्याह वाले। तो तब अपनी बात कहने में ज़बान कटती थी, उस ज़माने में भी हमने अपनी ज़बान का इस्तेमाल किया। और शायद, और ये वही हमारे संगठन के कार्यकर्ता साथी हैं जिन्होंने इस मुहिम को जिंदा रखा 50, 60, 70 वर्ष तक। वरना आप देख लीजिए, चूंकि ये कोई राजनीतिक गोष्ठी तो है नहीं, लेकिन आप दूसरे संगठनों को देखिए, दूसरे दलों को देखिए, 5 साल सत्ता में से बाहर रहते हैं तो इधर उधर भटकने लग जाते हैं, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का आजकल दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा संगठन था जहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि 370 को भी हटाना है और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को वापस लाना है। और इसी को लेकर के हमारे लोग चलते रहे, दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं कि कहीं उनकी अपेक्षाएं पूरी होगी, और हमारी 3 पीढ़ियां परवान चढ़ गई। यदि आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि परमात्मा का वरदान है कि उन 3 पीढ़ियों ने अपने जो जीवन खपा दिए, उसका नतीजा कि हम आज इसके भोगी हैं। उन्होंने तो कुछ नहीं देखा, ना उन्हें कभी उम्मीद थी, और उसी में जीवन भी लगा दिया और हासिल भी कुछ नहीं किया। और कई ऐसे भी हमारे पिछले हमारे कार्यकर्ता रहे, बुजुर्ग रहे, जो शायद अपने परिवार का भी उस तरह से देखभाल ना कर सके जिस तरह से की अपेक्षा थी। जब मैंने ये कहा कि ये, क्योंकि आजकल ये युग है तर्क आधारित बात करने का, तो मात्र आप छल्लेदार भाषण कर दो तो बच्चे भी नहीं मानते। अब घर में जाकर आप कहिए ऐसे बच्चे को कि भाई जाकर के तो फलां कैंडिडेट को वोट दे, तो कहता है कि पिताजी हाँ आइए मैं दिखाता हूँ फेसबुक कितना दुष्ट व्यक्ति है। तो अगर आप तर्क के साथ बात ना करें तो आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता। तो जब मैं ये कहता हूँ कि पार्टीशन वॉज द ग्रेटेस्ट ब्लंडर, तो इसलिए कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता, ये सन 1947 में भी यदि सर्वे किया जाता, जो बाद में सर्वे और रेफरेंडम की बात करते हैं, कभी कोई सर्वे ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि क्या बंटवारा होना चाहिए कि नहीं। गांधी जी को भी मंजूर ना था, अधिकतर निष्पक्ष नेताओं को मंजूर ना था, स्टेक होल्डर्स को मंजूर ना था, आम नागरिक को मंजूर ना था, यहां तक कि मुस्लिम समाज को मंजूर था। प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम बनाया गया जिसमें साहिल लुधियानवी थे, कैफी आजमी थे, मोहसिन भोपाली थे। भरपूर विरोध किया उन्होंने बंटवारे का, लेकिन
एक दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा के कारण, क्योंकि आपको एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, इसलिए देश को बांट दो, एक एक तरफ प्रधानमंत्री बन जाए, एक दूसरी तरफ मुखिया बन जाए। और जिन्ना और नेहरू जी की केवल दो व्यक्तियों के महत्वाकांक्षा के पीछे पूरे के पूरे बर्रे सगीर हिंद सब कॉन्टिनेंट का आज ये हाल हुआ। और हासिल जो लोग टू नेशन की बात करते थे वो भी इसका विरोध करते थे, और आज उनको भी एहसास होता है कुछ हासिल नहीं। बल्कि इसके बाद और पाकिस्तान बंटवारे के बाद भी कई सालों तक दोनों तरफ के जो साहित्यकार थे, विद्वान थे, बुद्धिजीवी थे, दानिश्वर थे, वो इसका विरोध करते रहे। दोनों तरफ नहीं, एक दोनों तरफ। अब तो पीढ़ियां बदल गई, अगली पीढ़ी इतिहास भूल भी गई, पढ़ने का समय नहीं है, सोशल मीडिया पे ये अपना प्रोफाइल बदलने का समय लगता है। शायर कुछ देर के लिए पाकिस्तान चले गए थे, वहां से निराश होकर के वापस लौटे 2-3 साल के बाद, और इतने हताश थे कि उन्होंने लिखा कि वो लोग गए, वो दौर गया, वो वक्त गया, वो लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा था, यानी कोसा उनको। और फैज उस तरफ बैठे थे, तो उन्होंने वहां से कहा कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर नहीं। तो किसके लिए आपने बंटवारा किया? मुझे विश्वास है एक दिन ये भी मूल प्रश्न आएगा। अक्सर इस समय ना मीडिया को इसका समय है, और ये बहस का मुद्दा केवल इस देश में नहीं, उस देश में भी है। आम नागरिक आज भी शायद ना चाहता हो, जैसे आपने पीओजे की बात की। और फिर दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा और अंग्रेज सरकार का अपना स्वार्थ। सो द एम्बिशन और द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ टू इंडिविजुअल्स allowed itself for complete exploitation in the hands of the British Empire. लॉर्ड माउंटबेटन ने तो ट्राईपार्टाइट पार्टीशन का मशवरा रखा था शुरू। The initial proposal, तुषार भाई, was not India Pakistan. It was India, Pakistan and Princesstan. उसने कहा जो 565 राजवाड़े, जो शुक्र है कि सरदार साहब ने जोड़ दिए, वो कह रहे थे उनको वैसे ही रहने दो, और जो ब्रिटिश एम्पायर इंडिया का है, इंडिया और पाकिस्तान का, उससे, यानी अगर आप पंजाब लेते तो कपूरथला अलग, पटियाला अलग, सिर्फ वो हिस्सा अमृतसर, लाहौर का, जहाँ पर के डायरेक्ट अंग्रेज शासन था, वो रहता। जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा अलग। इसी तरह आप नीचे जाओ तो हैदराबाद अलग, और आंध्रा का हिस्सा बांट दो। यानी वो तो देश तोड़ने के लिए दो व्यक्तियों की कमजोरी का फायदा उठाने के। लेकिन ये शुक्र है कि सरदार पटेल की इंटरवेंशन से वो नहीं हुआ, कम से कम उतने में ही बच गए हम, जिस तरह से उन्होंने 500। और फिर जो पार्टीशन हुई हमारी, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये भी अब नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा कि ये जो पीओजे का विषय है, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, इट इज एन फॉल आउट ऑफ पार्टीशन। जम्मू कश्मीर का बंटवारा रेडक्लिफ ने नहीं किया। रेडक्लिफ, वो अटॉर्नी रेडक्लिफ थे, जो तुषार भाई जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ही वॉज अ वेल नोन अटॉर्नी बेस्ड आउट ऑफ लंदन। तो माउंटबेटन ने लिखा कि मुझे एक कोई अच्छा खासा वकील चाहिए, तो वहाँ से आए। पहली बार हिंदुस्तान आए, दिल्ली में रहे, बाहर दिल्ली से नहीं गए, केवल 30 दिन दिल्ली में रहे और कहीं दौरा नहीं किया, यहीं पर बैठकर नक्शे पे लकीर लगाई। दो ही डिड इट, यूज हिज प्रूडेंस, कौन सा इलाका हिंदुओं का है, कौन सा मुस्लिम का है, कहाँ से कनेक्टिविटी बनती है, इत्यादि इत्यादि, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। Of course, he also had certain limitation. He knew that he could not do full justice, but what best he thought he could do, and he also knew that this would lead to a lot of disturbance. In fact, जब वो गए वापस 30 दिन के बाद, तो उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी अपने स्टेप सन को कि I have completed my task and I want to leave India before at least 10 lakh people start looking for my blood. उन्हें मालूम था कि कत हो गए, कि सब ऐसा तकसीम होना, और वो तकसीम हुआ। आधा पंजाब गया, आधा बंगाल गया, ज़्यादातर वहाँ पे। जम्मू कश्मीर उस तकसीम का हिस्सा नहीं था।
ये तो उस वक्त भी, जैसे आलोक ठीक कह रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन आया, राजवाड़ों को और प्रिंसेस को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो चुने कि हिंदुस्तान जाना है और पाकिस्तान जाना, और महाराजा हरी सिंह ने उसी दस्तावेज पर दस्तखत किए जो से बाकियों ने किए। ये भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दैट हरी सिंह साइन वाज द सेम एज साइंड बाय एनी अदर महाराजा, और उन्होंने लिखा था कि मुझे हिंदुस्तान जाना। तो अगर आप उस फॉर्मूले के, यानी कौन सा मापदंड इस्तेमाल हुआ, ये भी एक विडंबना है। अपनी सुविधा के अनुसार मापदंड बदलते गए, गोल पोस्ट बदलती गई, तो सारा का सारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। उसके बाद फिर जब हमला हुआ है पाकिस्तान का, तो उसका नतीजा हुआ पीओजे के, और वो पीओजे का भी शायद ना होता, फिर कहानी शुरू होती है जिसके ऊपर किताबें लिखी गई, नेहरूवियन ब्लंडर्स, एक के बाद एक। नेहरू जी बुद्धिजीवी भी थे, साहित्यकार भी थे, इतिहासकार भी थे, लेकिन आरंभिक दौर के भारत के, जब उस समय एवोल्यूशन का समय था, उस समय उनकी कुछ गलतियां हुई। जम्मू कश्मीर को लेकर के हुई, चीन को लेकर के हुई, नॉन अलाइन मूवमेंट को लेकर के हुई, और वो जो सीरीज ऑफ नेहरूवियन ब्लंडर्स थी, उसमें एक ये था कि जब बात की अभी मेहता जी ने मीरपुर की, विंबर की, वी वर ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ रिट्रीविंग बैक द टेरिटरी, तो उन्होंने जाकर के यूनिलैटरल सीज फायर अनाउंस कर दिया आकाशवाणी से, एंड डिड नॉट इवन कंसल्ट हिज कैबिनेट, क्योंकि उस समय वो बन रहे थे अपोस्टल ऑफ पीस, दुनिया में अमन के पैगंबर माने जाते थे। और अगर और 2 दिन तक वो फौजी कार्रवाई जारी रहती, तो पीओजे के का ना होता, ये मीरपुर आपको समिति बनाने की आवश्यकता ना होती, और ये हम इस कार्यक्रम से वंचित रह जाते। बट दैट इज द फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। कितना पछतावा होता है इस बात पे। फौज कह रही थी कि हमें सिर्फ 2 दिन चाहिए, वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू रिट्रीव। फौज लेट पहुंची, वो ठीक है, लेकिन जब पहुंच गई थी और उस समय यूनिलैटरल सीज फायर कर दी, और जो हिस्सा वहां रहा वो वहां रहा, सदा के लिए वहां रह गया, और ये हिस्सा यहाँ आया, यहाँ रह गया। फिर दूसरा ब्लंडर के बीच में ये बात की कि हमें लोगों की राय जाननी चाहिए। फॉर अ स्टेट्समैन सिटिंग एट दैट पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एन अनवारंटेड स्टेटमेंट। जब एक नियम बनाया गया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में महाराजा जिस तरफ जाने की बात करेगा उस तरफ वो चला जाएगा, तो भले आपको ये बीच में बात करने की क्यों जरूरत थी। तो वो आज तक हमारा पीछा करता रहा, वो गले की घंटी बन गया, चाहे वो शेख अब्दुल्ला थे, चाहे दूसरे, रायशुमारी महाज बना। फिर तीसरा गलती जो नजर यूएनओ चले गए। भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का मसला, फिर जाकर के पड़ोसी को कह रहे हैं कि मेरे घर में आकर के मेरा विवाहित जीवन ठीक कर। तो ये इसका खमजाना अभी तक चलता रहा। और उसके बाद जब ये हो गया तो संविधान की रचना का काम जारी था, जो 1947 नवंबर में शुरू हुआ था और दिसंबर में, और 1950 की नवंबर को मुकम्मल हुआ। लगभग 2 साल और 10-11 महीने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में बैठी। उसके बाद चल रहा था सिलसिला। उस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी से ये, चूँकि वो भी इस समिति के मेंबर थे, कि क्या पंडित जी आप नहीं समझते कि इस पर हम एक बार फिर से गौर कर लें। तो पंडित जी ने कहा, डॉक्टर साहब डोंट वरी, ये घिसते घिसते घिस जाएगी ये दफ़ा। दीज वर इज एग्जैक्ट वर्ड, ये घिसते घिसते घिस जाएगी कि ज़रा वक्त निकलने दीजिए, सारे शांत हो जाएंगे, कौन जाएगा पाकिस्तान और। बट द हिस्ट्री इज मेड ऑफ इम्पॉन्डरेबल्स। वी विजुअलाइज टुमारो थ्रू द स्पेक्टिकल ऑफ टुडे, एंड व्हाट वाज विजुअलाइज्ड बाय पंडित जी एक्चुअली हैपेंड इन द रिवर्स फैशन। वो बढ़ता गया क्योंकि वेस्टर्न इंटरेस्ट आ गए, तो वो घिसा नहीं और ज़्यादा पक्का किया। और जिन लोगों ने ये लिखवाया था कि टेम्पररी प्रोविजन, पंडित जी ने, उन्हीं के अनुयायी कांग्रेसियों ने ये सुनिश्चित किया कि ये परमानेंट रहे हमारे वोट बैंक की खातिर।
सो दैट वॉज अगेन अ लैक ऑफ फोरसाइट, मुखर्जी की बात को नहीं सुनना। और फिर इतने अपीसमेंट के इतने कायल हो गए कि इन्होंने समझा कि शायद पाकिस्तान को खुश रखने में या उसको बहला के रखने में ही वी विल बी एबल टू गेट बैक पीओजे। इंडस वाटर ट्रीटी हुई सन 1960 में, जो सदर अयूब और प्रधानमंत्री नेहरू के बीच में। सारे दरिया उनको दे दिए, जेलम भी उनका जो हमारे पाकिस्तान में जाता है, चनाब भी उनका, सिंध भी उनका। तो आपके पास क्या बचा? आपको दिया ब्यास, सतलुज, एक बड़ा दरिया रावी, तो वहां भी हम खता खा गए। और इसलिए यहां पर बात आती है पटेल की, जो तुषार भाई कह रहे थे कि अगर सरदार पटेल had been allowed to handle Kashmir in the same manner as he was handling the other princely states 565 or 65, POJK would not have been POJK, it would have been a part of India like any other state. क्योंकि पंडित जी ने कहा कि नहीं, आई नो कश्मीर बेटर देन माई होम मिनिस्टर, तो उनको उससे बाहर रखा। और उनकी दखल हुआ तो बहुत देर के बाद हुआ, और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर एक लंबा आंदोलन शुरू हुआ। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी शहादत इसी कारण हुई कि वो चाहते थे कि दोनों कश्मीर हमारे हों, ये दो विधान ना हो, दो संविधान ना हो। और वो भी धोखे से हुई कि जब उन्होंने पुल वो क्रॉस किया, वो आधा हिस्सा उसका पंजाब में था, आधा हिस्सा उसका जम्मू कश्मीर में था। जो कि जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू नहीं होता था। वो यहाँ बलराज माधोक और जो दूसरे साथी थे, उन्होंने हैबियस कॉर्पस तैयार रखी थी, तो अगर वहाँ करते तो मुश्किल हो जाता। और साउथ कैलकाटा से निर्वाचित MP थे मुखर्जी, और उन्होंने खत लिख करके इंटीमेट किया था शेख अब्दुल्ला को कि इस तरह से मेरा दौरा है। और फिर 10-11 मई 1952 की रात उन्होंने अमृतसर गुजारी थी और गुरदासपुर के SSP को फ़ोन किया, क्योंकि अब तो पठानकोट का अलग ज़िला बन गया, तब गुरदासपुर ही था, कि भाई अगर कोई गिरफ्तारी वगैरह का ऐसा मंसूबा है तो हमें बताइए, हम उस तरह से करेंगे, हम सहयोग करेंगे और हम उस तरह से अपनी प्लानिंग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, आप तो हमारे ऑनरेबल MP हैं, यू विल हैव अ सेफ पैसेज, हमें कुछ कहा नहीं गया। लेकिन जैसे ही वो जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में आए तो उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। वहाँ से वो रात ढलते श्रीनगर पहुँचाया, 40-42 दिन के बाद उनका देहांत हो गया। यानी ये इसलिए बात ये करनी लाजिम है कि अब जो नई पीढ़ी आई है उनको कभी कभी ये भ्रम होने लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर पार्टीशन का हिस्सा था। लेकिन ये सारी दीज आर ऑल सेल्फ मेड एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, एरर्स और ब्लंडर्स विच एक्चुअली बिकेम अ वेस्टेड इंटरेस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इस तरह से जब पाकिस्तान कभी रिकनसाइल नहीं कर सका कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो पहले कन्वेंशनल वॉर हुई, फिर इन्फिल्ट्रेशन हुई, फिर ज़ियाउल हक ने वो 1000 वुंड थियरी दे दी कि छोटे छोटे जख्म करके ही घायल कर दो। तो ये शुरू हुआ जो 30 साल से हम देख रहे हैं। और 30 साल का ये जो अंतराल चला, और इसमें कश्मीरी पंडित पूरे समुदाय का पलायन हुआ। Just as the partition of the subcontinent witnessed the largest ever exchange of population between two different territories, the exodus of Kashmir witnessed the largest movement of population within the country. वो अलग मुल्क नहीं था, अपने ही मुल्क में इतने सारे लोग, सबके सब पूरा का पूरा समुदाय निकल आया। यानी उस समय के 2-3 सालों की जो गलतियां हुई उसका घटनाक्रम अभी तक हमारा पीछा करता रहा। और 3 पीढ़ियां उनकी भी कुर्बान हो गई। ऐसा नहीं है कि वो लगता होगा कश्मीर घाटी वालों को कि अभी मुझे सन 1990 के दशक में मैंने कश्मीर घाटी में ये कहने का साहस किया था, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे परिचित लोग रहते हैं। मैंने कहा एक दिन आएगा आपको महसूस होगा उतना नुकसान कश्मीरी पंडित का नहीं हुआ जितना आपका हो गया। तो कश्मीरी पंडित वॉज अ सोबरिंग इन्फ्लुएंस देयर। वो शिक्षक भी था, वो अध्यापक भी था,
अब आपके बच्चों को उस तरह का वो जो कॉम्पोजिट कल्चर जिसके लिए कश्मीर जाना जाता था, मजमूई तहजीब, उसमें आपके बच्चे परवरिश नहीं पा सकेंगे। एंड दैट्स व्हाट इज नाउ बीइंग विटनेस्ड। यानी हमने वो भी नस्ल खराब हुई और ये भी खराब हुई, और वो इसलिए कि उसमें भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट चला गया। मैंने पार्लियामेंट में कहा था तुषार भाई कि ये इसलिए नहीं हो रहा कि हम चाहते ही नहीं कि मिलिटेंसी खत्म हो। उसमें हमारी बिरादरी के भी लोग जुड़े थे, राजनीति से भी। इट बिकेम अ स्ट्रॉन्ग वेस्टेड इंटरेस्ट। उसमें पॉलिटिशियन भी था, उसमें न्यू रिच बिजनेसमैन भी था, उसमें कुछ एक फोर्सेस वाले भी कभी कोई आ जाते हैं। एक नई इंडस्ट्री उभर आई, एक नया तबका अमीर बनकर वो आया, नए राजनीतिक दल सामने आ गए। 8-10% मतदान होता था, वो सांसद बन जाते थे। मैंने एक बार संसद में कहा तो बड़े नाराज भी हुए हमारे नेशनल काउंसिल। मैंने कहा कि एक नियम लाया जाना चाहिए कि न्यूनतम रेखा निर्धारित की जाए, मिनिमम थ्रेशोल्ड वोटर टर्नआउट टू गिव रिकग्निशन टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जहां 20 लाख वोट होता है तो 8% का क्या अर्थ हुआ? द पर्सन विल नेवर हैव अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। तो आप उस इलेक्शन को रद्द कर दो। और वो चलता रहा 30 वर्ष तक। और पहली बार जब मोदी जी ने फिजा खोली तो आपने देखा 80% वोट होने लगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वहां पर जो आम गली कूचों में चलने वाला इंसान है वो भी चाहता था, वो देख रहा था कि भारत किस तेज गति से इस तरक्की की राह पर चल रहा है। और कश्मीर का युवा भी बड़ा एस्पिरेशनल है, ही डिडंट वांट टू मिस द बस। यानी सबको इन्होंने, दे हेल्ड द एंटायर टेरिटरी टू रैंसम। और फिर द टर्निंग पॉइंट वाज 2014। अगर 2014 ना आता तो मोदी जी ना आते तो यही नैरेटिव चलते रहना था कि साहब 370 को हाथ नहीं लगा सकते, ये तो संविधान से भी ऊपर है, ये पार्लियामेंट से भी ऊपर है। अरे भाई पार्लियामेंट से ऊपर तो संविधान कह रहा है कि पार्लियामेंट मेरे से ऊपर है। एक नैरेटिव बिल्डअप कर लिया गया बाय द सेम स्टेट। और 4-5 प्रमुख बातें हुई जो इतिहासकार दर्ज करेंगे मोदी जी के कार्यकाल में। एक तो काउंटर टेररिज्म का पैराडाइम नैरेटिव चेंज होना, अब सर्जिकल स्ट्राइक भी होने लगी। ये नहीं कि पहले आप पिटाई करें। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म का सही अमल होने लगा कश्मीर घाटी में। हम पहले भी कहा करते थे कि साहब आपने ज्वाइंट कमांड तो कर दी, लेकिन ज्वाइंट कमांड का मुखिया वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। तो जब कहीं छापा पड़ना होता है तो मुख्यमंत्री पहले इतला देता है कि भाई आज छापा पड़ने वाला है, तुम लोग आज कुछ घंटों के लिए आगे पीछे हो जाओ, बाकी देखा जाए। तो जब वो खत्म हुआ तो देखिए अब क्या हो रहा है। 2.5 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं। कल वो मुझे कनक्लेव में किसी ने पूछा कि साहब सामान्य स्थिति वहाँ बहाल होगी? मैंने कहा मुझसे ना पूछिए, आपसे ना पूछिए, आप उन लोगों को पूछिए जो अपने बच्चे लेकर वहाँ गए। क्योंकि अगर कोई परिवार छुट्टियाँ मनाने कश्मीर जाएगा तो किसी मीडिया वाले की बात में विश्वास नहीं करेगा, सरकार की बात में विश्वास नहीं करेगा। वो साहब वहाँ तो सरकार तो कहती ही है। मीडिया वाले भी तो आजकल सरकार के कहने पे चलते हैं। वो फ़ोन लगाएगा अपने विभाग के किसी साथी को, बोले यार ये तो बोल रहे हैं, तुम बताओ, बच्चे लेके आओ, ठीक है वहाँ, फिर जाएगा। सो दैट इज़ आवर बिगेस्ट टेस्टिमनी कि होम टूरिज्म भी एग्जॉस्ट हो गया। उससे पब्लिक नैरेटिव एक बदला। वो जो मिथ क्रिएट किया गया था कि सब आज़ादी होगी, वो वहाँ के बच्चों को भी समझ आ गया। वो हृदय परिवर्तन उनका हो कि ना हो, लेकिन मस्तिष्क परिवर्तन हुआ। उनको ये लगा कि वी हैव टू मूव ऑन, दिस इज द कैरावान एंड वी डोंट हैव टू मिस इट। जहाँ आपके 2.25 लाख स्टार्टअप्स हो गए, जहाँ इतनी तेज रफ्तार से सारा देश आगे बढ़ने लगा, फ्रेजाइल 5 से हम फर्स्ट 5 में आ गए। अब हम अगले 2-3 साल में तीसरे दर्जे पर आ रहे हैं। आज सारे का सारा यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन दिल्ली में घूम रहा है, 27 देशों के प्रतिनिधि यूरोप के, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम 5वें नंबर पर हैं और वो कहीं 6वें-7वें में, 6ठे पे तो यूनाइटेड किंगडम है। तो कश्मीर का युवा भी इस अवसर को खोना नहीं चाहता, डजंट वांट टू मिस द बस। इसलिए मैंने कहा हृदय परिवर्तन होना हो, लेकिन ये समझ आ गई उनको कि ना आज़ादी है, यही है। ये सब इन्हीं 10 वर्षों में हुआ। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का बहाल होना, क्या कारण था कि देश भर में जिला परिषदें थी, जम्मू कश्मीर में नहीं थी? इसमें कौन सा जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस था उसको फर्क पड़ा? तो नहीं पड़ना था। सिर्फ ये था कि जितनी भी इख्तियारात हैं, अथॉरिटी है, वो चंद एक लोगों के हाथ में रहे। 73-74 संशोधन नहीं लगाए गए। ये 370 जो है, ये भी एक मिथ था
और 370 मैंने पार्लियामेंट में कहा है, वॉज मिसयूज्ड और अब्यूज प्रिसाइसली बाई दोज हु आर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ 370। जो कहते हैं 370 ना हटाओ, वही 370 का दुरुपयोग कर रहे थे। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि मैंने कहा कि अब ये आपको कंटिन्यूअस एक, जैसे हमारे मेडिकल साइंस में कहते हैं कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, वो सिलसिला रखना पड़ेगा, क्योंकि पीढ़ियाँ नहीं आती जा रही है। इंदिरा जी ने इमरजेंसी के दौरान एक 42-43वीं अमेंडमेंट लाई थी, जिसमें एम्बलम बदला, वो सारा कुछ बदला, और असेंबलीज और पार्लियामेंट का कार्यकाल बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती थी कि इस समय अनुकूल नहीं है वातावरण इलेक्शन कराने का। लेकिन 3 वर्ष के बाद जब सरकार बदली, मोरारजी भाई वापस आए, तो उस अमेंडमेंट को रिवर्स किया गया। आई थिंक दैट वाज 45-46, यहाँ बैठे हैं सारे वकील हमसे बेहतर जानते हैं। तो सभी विधानसभाओं का और संसद का, लोकसभा का कार्यकाल मुड़ करके 6 वर्ष से 5 वर्ष हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर का वैसे ही रहा। वो कैसे कि जब पहली बार 5 से 6 किया तो तुरंत उसको अपना लिया, क्योंकि 370 गेव यू द प्रेरोगेटिव टू अडॉप्ट और नॉट टू अडॉप्ट अ सेंट्रल लॉ। तो पहली बार तो अच्छा रहा वो, दूसरी बार जब अडॉप्ट करने की बारी उन्होंने कहा नहीं 370 है। इसी तरह 73 और 74 अमेंडमेंट ऑफ द पंचायती एक्ट, जिसके तहत जो केंद्र से राशि जाती है सीधी सीधी पंचायत के प्रतिनिधियों को जाती है, उसको आपने नहीं लगाने दिया। भला इससे आपके स्पेशल स्टेटस को क्या फर्क पड़ता है? हुआ ये कि जो उसके यहाँ पैसा जाना था वो मुख्यमंत्री की तिजोरी में जाता था। तो ये सारी विडंबनाएं, ये केवल सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा विडंबना का विषय बना हुआ था। और 370 की अभी बात की तुषार भाई ने भी, मोदी हैड द करेज एंड कन्विक्शन and he has the capacity to break the taboos of the past। और अगर मोदी जी ना होते तो ये भी ना होना। और असेंबली सीट्स की बात अभी कर रहे थे आलोक जी, तो इसी सरकार ने फिलहाल 2 सीटें नॉमिनेशन रखा है। एटलीस्ट अ बिगिनिंग हैज बीन मेड। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो 24 रखी गई हैं, उनको लाने की क्या इम्प्लीकेशन रही डेमोग्राफिकली, वो एक अलग विषय है मंथन का, इसलिए शायद उसमें जल्दबाजी करना इतना मुनासिब नहीं समझा गया। और कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर टुडे इज कीन टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रीन ग्रोथ स्टोरी। और आने वाले वक्त में जब हम कहते हैं कि हम उस विकसित भारत बनेंगे, शिखर पटल बनेंगे, तो वो जो वैल्यू एडिशन होनी है वो भी जम्मू कश्मीर से होगी, क्योंकि उसके रिसोर्सेज को अभी तक पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया। द वास्ट हिमालयन रिसोर्सेज देयर। और रही बात पीओजे की, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कब वो हिंदुस्तान में शामिल होगा, क्योंकि वो कह दिया तो फिर वही खबर बन जाएगी और आपका सेमिनार की खबर नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, अगर वो करने की किसी में कैपेसिटी है तो वो मोदी जी में ही है, कि मोदी है तो मुमकिन है।